नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी की बटन को दबा देना ताकि आप और भी इसी तरह नया कहानी देख सकते हो। धन्यवाद। अब्बा हुसैन अपनी बेगम निर्जा और अपने बेटी साहिल के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहा करते थे। अरे बेगम, अभी रमजान का महीना है। हमने पिछले वर्ष इसी रमजान में बुर्ज खलीफा घूमने के लिए गए थे। देखा ना कितना बड़ा है बुर्ज खलीफा। ऐसा लगता है कि इस बार और जाए। लेकिन क्या करें, मेरी इस खांसी की वजह से मैं कहीं नहीं जा पाता हूँ। लगता है कि कोरोना का वक्त अभी से चालू हो रहा है। हाँ साहिल के अब्बू, मैं भी चाहती थी कि हम रमजान ईद कहीं बाहर जाकर मनाएं, लेकिन क्या करें, अल्लाह नहीं चाहते हैं कि हम कहीं बाहर जाएं। जब तक तुम्हारी खांसी ठीक नहीं होगी तब तक हम घर से बाहर नहीं जाएंगे। नहीं तो पता है ना बाहर का माहौल कितना खराब है। लगता है कि इस वक्त भी कोरोना का सीजन चालू है। हम नहीं चाहते हैं कि ऐसे माहौल में हम कहीं बाहर जाकर रमजान ईद मनाएं। हम चाहते हैं कि हम घर पर ही रमजान ईद मनाएं। अरे बेगम, तुमने तो अपनी बात कह दी, लेकिन हम भी अपने बेटे के बारे में सुनना चाहते हैं कि उसकी राय क्या है। अगर वो कहीं जाना चाहता है तो हम अपने भाई के साथ उसे भेज देंगे, क्योंकि वो लोग अपने परिवार के साथ फिर से बुर्ज खलीफा देखने जा रहे हैं। अरे नहीं अब्बू, जब तक आप ठीक नहीं हो जाओगे तब तक हम घर से बाहर नहीं जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों के साथ ही कहीं घूमने जाऊँ। मैं किसी और के साथ नहीं जाना चाहता। अब्बू, आप जल्द से जल्द ठीक हो जाओ, फिर हम भी एक बार फिर से बुर्ज खलीफा देखने जाएंगे। हाँ बेटा साहिल, तुम जैसा चाहो वैसा ठीक है। हम तुझे जरूर एक बार फिर से बुर्ज खलीफा को माने ले जाएंगे। न जाने हम कब ठीक होंगे और कब हमारी खांसी चली जाएगी। अब्बा हुसैन बहुत ही बड़े लकड़ी के कारीगर थे। वह लकड़ी से एक डिजाइन बनाया करते थे। वह खुद का एक लकड़ी का व्यापार किया करते थे, जिसकी वजह से वह गांव में बहुत ही फेमस थे। अरे अब्बा हुसैन, मेरी ठेले को तुमने ठीक किया क्या? 1 हफ्ते हो गए अब्बा हुसैन। तुम्हारी तबीयत के कारण मेरा भी धंधा चौपट हो रहा है। मैंने तुम्हारे पास 1 हफ्ते से अपना ठेला छोड़ के गया हूँ, लेकिन तुमने अभी तक मेरे ठेले को रिपेयर ठीक से किया ही नहीं है। अब ऐसे में कैसा होगा अब्बा हुसैन? तुम ही बताओ ना। मैं तो गरीब हूँ। मैं तो इस ठेले के वजह से 2-4 पैसे कमा लेता हूँ। अभी मैंने किराए से एक ठेला लाया है, लेकिन उसका किराया देते वक्त मेरे हाथ में जितने पैसे थे उतने सारे चले जाते हैं। मेरा खुद का ठेला रहता तो मुझे इतनी तकलीफ नहीं होती। अरे माफ़ करना मुझे बिरजू भाई, मैंने तो अपनी खांसी की वजह से मुझे ढंग से काम भी नहीं होता है। लेकिन मैं क्या करूँ, धीरे धीरे ही काम करता हूँ। उसी की वजह से मुझे टाइम लगा है। नहीं तो मैं तुम्हारे ठेले को तो 1 दिन में ही ठीक कर देता। मुझे माफ करना बिरजू भाई, मुझे देर लगी, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे ठेले को अच्छे तरीके से रिपेयर करके ही दूंगा। ठीक है अब्बा हुसैन, तुम मुझे ठेला कल तक रिपेयर करके दे दो, क्योंकि मुझे बिना लोगों के भाड़ा अच्छा नहीं लगता है कि खुद का ठेला होके दूसरों को ठेला खरीदना। अब्बा हुसैन, मुझे तुम जल्दी से कल तक लौटा देना। अरे हाँ बिरजू भाई, तुम उसकी चिंता मत करो। मैं तो रिपेयर करके
आज ही रख दूंगा। तुम ऐसा करना, कल सुबह ही आके अपना ठेला ले जाना। साहिल अपने गांव के बाहर जूनियर स्कूल में पढ़ा करता था। अरे मेरे प्यारे बच्चों, तुम सभी को तो पता है ना, अभी रमजान का महीना चल रहा है, तो हम क्यों ना अपने स्कूल के बेटे साहिल से ही पूछे कि यह रमजान ईद क्या होती है। अगर रमजान ईद के बारे में हम सभी को पता चल जाए तो हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। तो बेटा साहिल, तू जरा मेरे पास आना। तभी साहिल अपनी मैडम की बुलाने पर वह मैडम के पास चला जाता है। तभी उसकी मैडम उससे रमजान ईद के बारे में पूछती है। अरे साहिल बेटा, तुम एक मुसलमान हो तो तुम्हें पता ही होगा ना कि तुम लोग ये रमजान ईद क्यों मनाते हैं। हम हिंदू लोग दीपावली मनाते हैं, उसी तरह से तुम लोग भी ये रमजान ईद मनाते हैं। लेकिन बेटा, हम जानना चाहते हैं कि यह रमजान ईद तुम लोग किस तरह से मनाते हो। अगर तुम हम सबको बता दोगे तो हमें भी अच्छा लगेगा तुम्हारे बारे में जान के। अरे मैडम जी, मुझे माफ करना, मुझे यह रमजान ईद के बारे में कुछ नहीं पता है। लेकिन मुझे यह मालूम है कि हम अगले साल ना रमजान ईद के दिन हम बाहर बुर्ज खलीफा देखने गए थे। वाकई में मैडम जी, वह बुर्ज खलीफा बहुत ही बड़ा था। अगर तुम मुझे बुर्ज खलीफा के बारे में पूछोगे तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा, लेकिन मुझे यह रमजान ईद के बारे में कुछ भी नहीं पता। तभी स्कूल का शरारती बच्चा साहिल की बातें सुनकर उसकी बातों पर हंसने लगता है। अरे मैडम, इसे तो खुद के बारे में ही नहीं पता, तो ये क्या रमजान ईद के बारे में बताएगा। मुझे तो हंसी आती है कि यह मुसलमान होके इसे रमजान ईद के बारे में नहीं पता। तभी स्कूल के सारे बच्चे साहिल की बात सुनकर साहिल पर हंसने लगते हैं। साहिल इन सब बच्चों को हंसता देख वह दुखी हो जाता है। स्कूल की छुट्टी के बाद साहिल स्कूल के प्रांगण में खड़ा रहता है। तभी स्कूल के बच्चे आकर उसकी मजाक उड़ाते हैं। अरे देखो चैताली, साहिल को तो अपने बारे में कुछ पता ही नहीं है और चला रमजान ईद के बारे में बताने के लिए। अरे साहिल, तुझे ना अपने पिताजी से पूछना चाहिए कि यह रमजान ईद क्या होता है। अगर तुझे रमजान ईद ही नहीं पता तो तुम स्कूल क्यों आते हो। मुझे तो हंसी आती है। कैसी चैताली, तुम भी कुछ बोलो इसके बारे में। अरे हाँ, अरे साहिल को तो वाकई में कुछ पता ही नहीं है कि रमजान ईद क्या होता है। अरे हमें तो हंसी आती है कि साहिल तू एक मूर्ख लड़का है। तुझे तो रमजान ईद के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है। हमें तो बहुत हंसी आती है साहिल, तू वाकई में एक मूर्ख लड़का ही है। साहिल अपना मजाक बनता देख बहुत दुखी हो जाता है। साहिल तभी वो दोनों से माफी मांगता है कि वह दोनों उसकी मजाक मत उड़ाए। अरे चैताली और मोहन, वाकई में तुम दोनों बहुत गंदे हो। तुम हमेशा मेरी मजाक ही उड़ाते रहते हो। मैं अपने अब्बू से करके मैं तुम्हारी शिकायत जरूर करूँगा। तुम मुझे बहुत परेशान कर दे हो। तुम दोनों बहुत ही गंदे हो। अरे जा, तू तो रो दिया। हम तेरे अब्बू से क्या, तेरे अम्मी से भी नहीं डरते। हमें तो हंसी आती है कि तू एक मूर्ख लड़का है। साहिल एक मूर्ख लड़का है। मैं तो हर बार नहीं 100 बार बोलूँगा कि तू एक मूर्ख लड़का है। तभी साहिल दुखी और हताश होकर वहां से अपने घर की ओर चला जाता है। तभी साहिल अपने अब्बू के पास चला जाता है और अपने दोस्तों के बारे में उन्हें बताता है। अरे अब्बू, मेरे स्कूल के सारे दोस्त मेरी मजाक उड़ाते हैं और मुझ पर हंसते भी हैं। वह लोग कहते हैं कि तुझे कुछ भी नहीं मालूम है रमजान ईद के बारे में। अब्बू तुम ही बताओ, क्या मैं मूर्ख हूँ? अरे साहिल बेटा, तुम परेशान क्यों होते हो? अगर दोस्त लोग मजाक उड़ाते हैं तो उन्हें उड़ाने दो बेटा। हमें क्या करना है? हमें तो अपने पढ़ाई से मतलब रखना चाहिए। अगर दोस्त लोग हमें साथ नहीं देते हैं तो चिंता नहीं होना, एक न एक दिन
वह लोग तेरी तारीफ भी करेंगे। और रही बात रमजान ईद की, अरे बेटा, रमजान ईद तो हम इसलिए मनाते हैं जैसे कि हिंदू लोग दिवाली मनाते हैं, उसी तरह से हम मुसलमान लोग दिवाली की तरह रमजान ईद को मनाते हैं। अरे वाह अब्बू, आपने तो मुझे रमजान ईद के बारे में बता दिया। मैं इसे सुनकर बहुत खुश हो चुका हूँ। अब मुझे कोई रमजान ईद के बारे में पूछेगा तो मैं उसे आसानी से रमजान ईद के बारे में बता दूंगा। अरे क्यों नहीं साहिल बेटा, तुम जरूर बता पाओगे उन्हें रमजान ईद के बारे में। अगले दिन सुबह साहिल हमेशा की तरह अकेले ही अपने स्कूल के लिए चल देता है। साहिल और बच्चों से अकेला ही रहा करता था क्योंकि उसका कोई भी दोस्त नहीं था। वाकई में ये दोनों कितने पक्के दोस्त हैं कि हमेशा एक दूसरे के साथ ही रहते हैं। काश अल्लाह मुझे भी ऐसा दोस्त देता कि मैं भी उसे अपने दिल की बात शेयर करता, लेकिन मेरे नसीब में ही कहाँ है। अल्लाह तो उन्हें ही प्यार करते हैं जो अच्छे होते हैं। अरे प्यारे बच्चों, तुम्हें पता है ना, हमारे स्कूल की तरफ से हर साल प्रोजेक्ट लिया जाता है। इस बार भी तुम सभी बच्चों को प्रोजेक्ट बना के लाना है। जिसका प्रोजेक्ट सबसे अच्छा रहेगा उसे क्लास का मॉडरेटर बना दिया जाएगा। सभी बच्चे मैडम की बात सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं कि उन्हें एक प्रोजेक्ट बनाने का अवसर मिला है। तभी साहिल अपने अब्बू के पास चला जाता है और उन्हें एक प्रोजेक्ट के बारे में बताता है। अब्बू अब्बू, हमारी मैडम कह रही थी कि हर साल की तरह इस साल भी प्रोजेक्ट बनाना है। अब्बू, आपने अगली बार मुझे बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट बना के दिया था। अब्बू, मैं चाहता हूँ कि इस बार उससे भी अच्छा बना के दे दो ताकि मेरा भी नाम इस स्कूल के मॉडरेटर पे आ जाए। अरे हाँ बेटा, मैं जरूर तुझे बढ़िया सा प्रोजेक्ट बना दूंगा और इस बार मैं वादा करता हूँ कि तू जरूर मॉडरेटर बनेगा। लेकिन बेटा, मैं प्रोजेक्ट तुझे कल तक ही बना कर दे दूंगा। अगर तू चाहे तो आज भी बना दूंगा, लेकिन बेटा आज मेरे पास टाइम नहीं है। ठीक है अब्बू, आप कल आराम से मुझे एक प्रोजेक्ट बना देना ताकि मैं अपने स्कूल ले जाऊं और मैं मॉडरेटर बन पाऊं। अगले दिन सुबह अब्बू हुसैन हमेशा की तरह अपने फर्नीचर की दुकान पर चले जाते हैं। अब्बू हुसैन फर्नीचर की दुकान पर पहुंचकर साहिल के लिए कौन सा प्रोजेक्ट बनाए उसके बारे में सोचता है। अरे क्यों नहीं, मैं अपने बेटे के लिए, रमजान ईद का तो महीना ही है, तो क्यों ना एक बुर्ज खलीफा ही बना दूं जिसे देखकर स्कूल के लोग भी बहुत खुश हो जाएंगे और मेरा बेटा साहिल हमेशा की तरह मॉडरेटर बन जाएगा। अब्बू हुसैन तभी लकड़ी को ठोक पीट कर कर उसे एक बुर्ज खलीफा का आकार देता है। देखते ही देखते अब्बू हुसैन एक मस्त बांस का बुर्ज खलीफा बनाकर तैयार कर देता है। थोड़ी देर बाद साहिल भी फर्नीचर की दुकान पर आ जाता है। तब वह देखता है कि उसके सामने एक बुर्ज खलीफा बनकर तैयार था। उसे देखकर वह बहुत खुश हो जाता है। अरे बेटे साहिल, देख मैंने तेरे लिए बहुत ही मेहनत से एक बांस का मस्त सुंदर सा एक बुर्ज खलीफा बना के तैयार किया है। इस बार तू जरूर मॉडरेटर बन ही जाएगा अगर तू इस बांस के बुर्ज खलीफा को ले जाएगा तो। अरे हाँ अब्बू, वाकई में ये बुर्ज खलीफा तो दिखने में बहुत ही सुंदर है। मैं जरूर इसे स्कूल लेकर जाऊंगा ताकि मुझे इस बार मॉडरेटर बनने से कोई नहीं रोक सकता। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अब्बू।
सभी स्कूल के बच्चे अपना अपना प्रोजेक्ट अपने हाथ में लेकर अपने स्कूल की ओर चले जाते हैं। तभी साहिल भी अपने हाथ में अपना बुर्ज खलीफा लेकर स्कूल की ओर चले जाता है। तभी आसपास के लोग उसके हाथ पर बुर्ज खलीफा देखकर चकित हो जाते हैं। अरे वाह वाह वाह, कितना बढ़िया बुर्ज खलीफा है। हमने तो अपना जिंदगी में पहली बार देखा था कि ऐसा बुर्ज खलीफा, वो भी बांस का। हम तो कभी नहीं जानते रहे कि बुर्ज खलीफा का होता है, लेकिन आज तो देख ही लिए। तभी मैडम क्लास में आती है। क्लास पर आकर टेबल पर रखे हुए प्रोजेक्ट को देखती है। तभी उसकी नज़र साहिल के प्रोजेक्ट पर जाती है और साहिल से कहती है, अरे वाह वाह साहिल बेटा, तुमने तो वाकई में एकदम बांस का बुर्ज खलीफा बनाकर तैयार किया है। तेरा प्रोजेक्ट को तो इस स्कूल के कोई भी फेल नहीं कर सकता। लगता है कि बेटा तू ही मॉडरेटर बनेगा। मैं वादा करती हूँ कि आने वाले साल का मॉडरेटर तू ही बने बेटा, क्योंकि तेरा प्रोजेक्ट वाकई में बहुत ही सुंदर है। अरे वाह मैडम, क्या तुम सच कह रही हो कि इस बार का मॉडरेटर मैं ही बनूंगा? मुझे बहुत खुशी हो रही है मैडम कि आपने मुझे कहा कि मॉडरेटर बनेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, जो मुझे अपने इस बार मॉडरेटर बनाया। तभी मैडम सभी की टेबल पर जाकर सभी का प्रोजेक्ट देखती है, लेकिन उसे साहिल के प्रोजेक्ट के अलावा कोई भी प्रोजेक्ट पसंद नहीं आता है। तभी मैडम फिर से साहिल के टेबल के पास आती है और साहिल को फिर से मॉडरेटर के रूप पर स्वीकार करते हैं। स्कूल की छुट्टियों में सभी बच्चे साहिल के पास आते हैं और साहिल से एक एक कर माफ़ी मांगने लगते हैं कि वह कभी उसका मजाक नहीं उड़ाएंगे। साहिल यह सबको माफ़ी मांगता देख बहुत खुश हो जाता है और सभी बच्चे साहिल से दोस्ती कर लेते हैं। अब साहिल बहुत खुश था कि उसके दोस्त भी बन चुके थे।